हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शेर अभी झा। आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी के हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने आज यहाँ शुरू करना है ऐसे रेवेन्यू, डेटर, क्रेडिटर, गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू रेफर्स टू द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है? जो बिजनेस का अर्निंग है वो रेवेन्यू कहलाता है। अब सपोज दैट एक बिजनेस है, उसने टोटल ड्यूरिंग द ईयर या मंथ है जो भी है पीरियड में उसने 10 लाख रुपीज का सेल किया। तो जो सेल वैल्यू है वो क्या है? उसका रेवेन्यू है। और इस रेवेन्यू से हम लोग कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। उसी तरह हम लोग का नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर वो पर्सन जो जिसको बिजनेस ने उधार में सेल कर रखा है और उससे पैसा लेना है, ड्यू है। तो ए डेटर इज ए पर्सन हु ओज मनी और डेट टू द बिजनेस। जो जिसको बिजनेस ने उधार में सामान दे रखा है और वो बिजनेस को पैसा देगा, मतलब मनी, डेट और टू द बिजनेस, जो बिजनेस का उधार जिसके पास है। तो सपोज दैट आप क्रेडिट सेल जो होता है, क्रेडिट सेल इस केस में क्या होता है? गुड सोल्ड टू राम। तो इसमें क्या है? गुड सोल्ड टू राम के केस में क्या होगा? डेटर राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इससे क्या पता चलता है? राम को उधार में सामान सेल किया गया है। तो राम क्या करेगा? बिजनेस को, ऑब्वियसली बात है, कुछ दिनों बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जिस भी टर्म्स पे हमने सेल कर रखा है, तो राम इतने दिनों बाद पैसा बिजनेस को देगा। तो वो डेटर जो जिसको उधार में सामान बेचा गया और वो इन फ्यूचर में पेमेंट करेगा, क्या कहलाता है? डेटर। क्रेडिटर क्या होता है? ए क्रेडिटर इज ए पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी। अब इसमें क्या होता है? क्रेडिटर जिससे बिजनेस ने उधार में क्रेडिट टर्म पे परचेज कर रखा है। इस केस में क्या होगा? सपोज दैट परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर सपोज दैट मान लीजिए कि आपने फिर राम से परचेज कर रखा है, तो राम अकाउंट, यानी कि राम से उधार में परचेज हो रखा है। तो राम से जो उधार में परचेज हो रखा है तो राम को पेमेंट करना है। तो बिजनेस ने राम से उधार में सामान परचेज किया है, अब राम को पेमेंट करना है। तो जब राम पेमेंट करेगा तो बिजनेस जो है, बिजनेस पेमेंट करेगा किसको? राम को। तो राम क्या हुआ? बिजनेस जिसका बिजनेस पैसा ले रखा है वो उसके लिए क्या हुआ? क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर मतलब लेनदार और डेटर मींस देनदार, मतलब जिससे लेना है, बिजनेस को जिससे लेना है वो डेटर, अब बिजनेस को जिसको देना है वो बिजनेस के लिए क्या हुआ? क्रेडिटर। अब नेक्स्ट हम लोग का है गुड्स। तो गुड्स क्या है? गुड्स रेफर्स टू द मर्केंडाइज, कमोडिटीज, प्रोडक्ट, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेड डील्स। मतलब गुड्स क्या है? जिसमें भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी सेल परचेज कर रहा है, तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी। एक बुक शॉप वाले के लिए क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएंगे। एक बाइक का शोरूम जो चला रहा है उसके लिए बाइक क्या हुआ? गुड्स हो गया। तो गुड्स क्या हुआ? एनी मर्केंडाइज, कमोडिटीज, प्रोडक्ट, आर्टिकल और थिंग्स इन विच ट्रेड डील्स, जिसमें बिजनेस किया जाता है, जिसमें आप जो बिजनेस लगाया उस जिस भी प्रोडक्ट को सेल परचेज के लिए आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया है, लगाया है, वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। 10 गुड्स रेफर टू कमोडिटीज और थिंग इंटेंडेड फॉर सेल। तो क्या हुआ कि जो भी बिजनेस जिस भी आर्टिकल में सेल ट्रेड करेगा वो उसके लिए क्या होगा? गुड्स होगा। बुक शॉप वाले के लिए बुक हो गया, प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्रॉपर्टी हो गया, एक रियल एस्टेट डेवलपर के लिए जो प्रॉपर्टी डेवलप करती हैं और फ्लैट्स डेवलप करके बेचती हैं तो उनके लिए फ्लैट्स क्या हुआ? गुड्स। तो ये हमारे रहे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो बिजनेस जो भी टर्नओवर जो भी सेल करती है उसके लिए रेवेन्यू। कॉस्ट क्या हुआ? इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो जो भी आप सेल परचेज, सपोज दैट आपने एक आइटम सेल किया, सपोज दैट बुक्स ही है। अब ये बुक्स परचेज हुआ और
1000 पीस परचेज हुआ और 800 पीस सोल्ड आउट हुआ, तो जितना सेल हुआ वो क्या होगा, कॉस्ट होगा। उस रेवेन्यू का जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ उसके लिए कॉस्टिंग भी चाहिए, तो उसका कॉस्टिंग क्या हुआ, जैसे 1000 पीस था, हमने 100 के पर पीस परचेज किया था तो 10,000 था, अब उसमें से 800 हमने सेल सोल्ड आउट कर दिया, तो अब 120 के हिसाब से हमने पर यूनिट 120 के हिसाब से सोल्ड आउट किया, तो उसमें क्या हुआ 9600 का हमारा क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया, और उसमें से 8000 हम माइनस कर देंगे तो 1600 क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट क्या हुआ, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ किसके लिए, जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किया उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमने उसको परचेज एक्वायर किया था, उसका कॉस्टिंग क्या है, तो वो जो कॉस्ट है वो क्या है, वही कॉस्ट है, जो भी एक्वायर करने के लिए जो हमने प्राइस पे किया था वो प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट है। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टॉक क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एसपीएस, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ, क्वांटिटी नहीं है, द वैल्यू। जैसे 200 पीस आपका 1000 पीस आपने बुक्स परचेज किए, 800 पीस सोल्ड आउट हो गया, 200 पीस बचा, तो वो 200 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 20,000 रुपीज का क्या बच रहा है, तो वैल्यू जो 20,000 का वैल्यू जो बच गया, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स एसपीआर एंड अदर आइटम्स लाइंग इन ए बिजनेस कंसर्न ऑन ए गिवन डेट आर कॉल्ड स्टॉक। ऑन ए गिवन डेट मतलब जिस दिन आपका अकाउंटिंग क्लोज हो रहा है, जिस दिन भी आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, जैसे जनरली होता है कि एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है, तो 31 मार्च को आपके पास कितने ऐसे गुड्स जिसको आपने परचेज किया, आपने उसको सोल्ड आउट नहीं किया, वो अभी भी आपके पास है, आपके पोजीशन में, तो जो आपके पोजीशन में है उसका जिस रेट से परचेज किया वो रेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बचता है वो क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सपोज दैट 1000 पीस आपने परचेज किया, 800 पीस सोल्ड आउट कर दिया, 200 पीस बचा, उस 200 पीस को परचेज करने के लिए जो आपने प्राइस पे किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा, स्टॉक का आएगा एट द एंड ऑफ द, किस दिन पे, गिवन डेट, कंसर्न ऑन एनी गिवन डेट। ये हो सकता है कि आज पर डे का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, ईयरली निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, मंथली निकाल रहे हैं, बाई मंथली निकाल रहे हैं, तो जैसे भी जिस डेट का भी आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस डेट का भी स्टॉक ले रहे हैं, तो उस दिन आपके पास कितना वैल्यू, कितना आपने परचेज किया, कितना सोल्ड आउट किया, और जो कितना बच गया जो अभी नहीं बिका है, तो जो नहीं बिका है वही क्या होगा आपके लिए स्टॉक कहलाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स लाइक इन ए बिजनेस कंसर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। अब सपोज दैट आपका अकाउंटिंग ईयर है 1/4/2021 टू 31/3/2022, तो 1/4/2021 को जो आपके पास स्टॉक बच गया, जिसको आपने नहीं बेच, जो पिछले साल बचा और कैरी होकर नेक्स्ट ईयर है, तो पिछले साल कौन सा था, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 को जो गुड्स आपके पास बच गए, जिसको आपने नहीं बिक पाया, उस दिन आपके पास है, वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग हो जाएगा, उस साल का क्लोजिंग और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग क्या हो जाएगा, एट द बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग में था वो अगले साल का, जो कल का, मानिए कल का जो पिछले दिन का जो लास्ट में जो बचा वो सुबह का ओपनिंग हो जाएगा, जो रात का है वो सुबह का। तो उसी तरह जो पिछले जो 31/3/2021 को 31/3/2021 को जो गुड्स बचा वो ऑटोमेटिक है 1/4 क्या हो जाएगा, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो जो एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड द, जो भी स्टॉक बिजनेस के पास है वो नहीं बिक पाया, वो अगले साल का क्या है, जो ओपनिंग में बचा हुआ है वही क्या है, उस साल का ओपनिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो एट द एंड ऑफ द, साल के अंत में, जो साल के अंत में गुड्स बचा हुआ है वो क्या है, उसका क्लोजिंग स्टॉक है। सपोज दैट एक बिजनेस में
टोटल आइटम परचेज हुए, अकाउंटिंग पीरियड है 1/4/2021 से 31/3/2022। तो ये इसके पहले ले लेते हैं हम 1/4/2019 से 1/4/2020 से 31/3/2021। तो एक ये अकाउंटिंग पीरियड हुआ और एक अकाउंटिंग पीरियड हुआ, दो अकाउंटिंग पीरियड हो गए। तो जो इस दिन जो स्टॉक बचा, जो स्टॉक 31/3 को बचा, वो क्या कहलाएगा, उस साल का एट द एंड ऑफ द ईयर में बचा हुआ है। तो 31/3 के लिए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जो साल के अंत में जो गुड्स बच गया, जो आपने परचेज किया नहीं बिक पाया साल के अंत में, जो साल जिस दिन आपका बुक क्लोज हो रहा है, जिस दिन आप 31/3 को आपका अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो रहा है, तो इस दिन जो गुड्स बचा वो क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक। अब यही गुड्स अगले साल नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगले साल का एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ओपनिंग स्टॉक। जैसे आप एक बुक एक पेज पे टोटलिंग करते हैं, तो टोटलिंग एक पेज पे नंबर ऑफ आइटम जैसे 20-30 आइटम आपने रिकॉर्ड कर दिए। अब क्या होगा, उस पेज का खत्म हो जाए, क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं और उसको नेक्स्ट पेज पे ऊपर में डाल देते हैं, फिर उसके नीचे ट्रांजेक्शन। इससे क्या होता है कि बार बार ऑटोमेटिक एक्यूमुलेट होते जाता है और लास्ट में फिगर निकल के आता है। अगर पर पेज का टोटलिंग करके छोड़कर अगले पेज पर नहीं कैरी किया जाएगा तो क्या होगा, कि सारे पेज का फिर से दोबारा सारा टोटलिंग करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो साल का अंत हुआ उस समय जो स्टॉक बचा वो अगले पीरियड का नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, उस पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा। तो करेंट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेंट्री क्या है, तो इन्वेंट्री जैसे हम लोगों ने स्टॉक पढ़ा, तो स्टॉक पे क्या था कि वैल्यू, और इन्वेंट्री क्या होता है कि टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात हो रही है। यहाँ पे उसमें क्या था, स्टॉक में वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो गुड्स अनसोल्ड थे, जो भी टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल था, उसका वैल्यू क्या है, कितने अमाउंट का भी सोल्ड आउट नहीं हुआ, वो क्या था, स्टॉक। इन्वेंट्री क्या हुआ, टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए प्रॉपर्टी क्या हुआ, और प्रॉपर्टी का सेल परचेज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। एक बुक शॉप के लिए उसका बुक का, एक आप कपड़े के दुकान वालों के लिए कपड़े का कपड़ा बेचना खरीदना, उसके लिए क्या ऑर्डिनरी वही बिजनेस हो करता है। एक मोबाइल के शॉप के लिए मोबाइल का सेल परचेज, उसके लिए क्या है, मोबाइल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। और द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब अब मानिए सपोज दैट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि कोई भी गुड्स, मान लीजिए एक बाइक मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें क्या है, उसके लिए टायर्स हो गए, उसके पार्ट्स हो गए, लाइट हो गए, क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब चीजें क्या है, वो सबको असेंबल करता है और एक फाइन फिनिश गुड्स के तौर पर मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करता है। तो जो उस मोटरसाइकिल को बनाने के लिए जो भी पार्ट्स हैं उसके पास, वो क्या है, उसके वो सबको रखा, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन। एक गुड्स के प्रोडक्शन होने के लिए सब को जोड़ के ही तो प्रोडक्शन असेंबल करने के बाद ही बनेगा। तो जो प्रोडक्शन में, जो फाइनल प्रोडक्ट को बनने में जो जो गुड्स का यूज होना है, वो भी क्या हुआ, इन्वेंट्री का लाएगा। और प्रोडक्शन फॉर सच सेल और द कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। और जो भी हम गुड्स, जैसे कि एक फ्लावर मिल है, वो आटा जो है, आटा को क्या करता है, आटा बनाता है, उसको पैकिंग करता है, तो उसमें जो प्लास्टिक है, पैकिंग मटेरियल, तो वो भी उसके लिए क्या है, एक तरह से इन्वेंट्री है। वो भी कंज्यूम होते जाएगा, उसमें यूज करेगा, उसमें पैक करेगा, तो वो भी क्या, उसका पार्ट ही बनता है। इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर्स इज रेफर्ड टू द एज इन्वेंट्री। अब जैसे कि कोई भी है गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि आप लेज है, चाहे कैलकुलेटर है, या कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें जो प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी है, जिससे यूज से गुड्स बनेगा, उसका जो पार्ट्स है, उसके लिए जो पार्ट्स परचेज करके रखा हुआ है, तो पार्ट्स क्या होगा, इन्वेंट्री में काउंट नहीं होगा। अदर देन जो
हेल्ड फॉर सेल के लिए, जिसको बेचने के लिए जो भी गुड्स रखा हुआ है, चाहे बेचने के लिए फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, इन्वेंट्री में आएंगे। पर जो उसको बनाने के लिए जो मशीनरी यूज होगा, उस मशीनरी का जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इन्वेंट्री में नहीं हो, क्योंकि वो बेचने के लिए तो है नहीं, वो तो यूज करेंगे। अगर कोई मशीनरी में टूट फूट हो गई तो उस समय उसको यूज करने के लिए है, तो बेचने के पर्पज से नहीं है, तो वो हमारा इन्वेंट्री नहीं कहलाएगा। लाइव स्टॉक क्या होता है, एनिमल्स हॉर्स विच आर यूज्ड इन ट्रेड आर कॉल्ड, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी जिंदा है, जैसे घोड़ा हुआ, गाय बैल भैंस बकरी, जो भी है जो ट्रेडिंग में रखा गया है, जिसको में ट्रेड हो रहा है, तो वो सब क्या है, एनिमल्स, क्या लाइव स्टॉक। और डेड स्टॉक क्या होता है, एसेट्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली इन ट्रेड सर्कुलेशन आर डेड स्टॉक लाइक फर्नीचर मशीन। तो जो जीवित नहीं है वो डेड है, तो जिसको भी सर्कुलेशन इन ट्रेड कंटिन्यूअसली इन ट्रेड सर्कुलेशन आर डेड स्टॉक लाइक फर्नीचर मशीन्स। तो ये एनिमल्स थे, हॉर्सेस थे, जिसमें जान प्राण है, वो क्या है, अगर ट्रेड के लिए रखा हुआ तो लाइव स्टॉक, और जिसमें नहीं है कंटिन्यूअसली फर्नीचर मशीनरी में क्या है, जान प्राण तो है नहीं, इसमें ह्यूमन बींग्स तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, डेड स्टॉक। अब हम लोग परचेज सेल और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न को देखते हैं। तो परचेज क्या होता है, तो जो भी गुड्स परचेज होता है, जो भी बिजनेस है जो गुड्स परचेज करता है सेल करने के लिए, वो क्या है, उसके लिए परचेजेज है। तो गुड्स परचेज बाय ये बिजनेस आर कॉल्ड परचेजेज। गुड्स परचेज फॉर कैश, जो हम लोग कैश में परचेज करते हैं वो क्या हुआ, कैश परचेज कहलाता है। और जो गुड्स उधार में परचेज होता है, क्रेडिट टर्म में परचेज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। अब परचेज रिटर्न क्या होता है, goods purchased from a supplier but returned to the supplier due to some defects or faults or not exactly what was ordered etc। मतलब आपने कुछ परचेज किया पर जो उसमें कुछ डिफेक्ट था, टूटा फूटा था, या जो आपने ऑर्डर किया जो आपको चाहिए था और जो आपने रिसीव किया वो अकॉर्डिंगली जो आपने डिमांड किया तो वही नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, आप उसको रिटर्न कर देंगे। तो वो जो भी आपने परचेज किया, और वो परचेज क्या है कि जो आपके स्टैंडर्ड पे नहीं है, जो उसमें कुछ खराबी है, टूटा फूटा है, या जो आपने परचेज किया वो सेम गुड्स नहीं है, कुछ बदल के है, तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अब परचेज रिटर्न जो होता है, returns outward is deducted from the purchases to find out the net purchase to be debited to the trading account। Suppose that total 10,000 का आपने परचेजिंग की, अब उसमें से 2,000 का आपने क्या किया, वापस कर दिया, तो बचा कितना, 8,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में कितना हम ट्रांसफर करेंगे, एग्जैक्ट नेट मेरा परचेज कितना है, हमने परचेज किया 10,000 पर 2,000 का हमने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो नेट परचेज मेरा एक्चुअल परचेज कितना हुआ, 8,000 का। तो वही होता है नेट परचेज, परचेज रिटर्न को टोटल परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, नेट परचेज होगा, वही ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग करेंगे तो उसमें इस चीज को भी बताएंगे कैसे होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न। तो सेल्स, तो सेल्स क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय ए कंसर्न आर कॉल्ड सेल्स। तो जो भी आपने 100 पीस क्लॉथ परचेज किया, बुक परचेज किया, इसको सेल किया, तो क्या हुआ, सोल्ड बाय ए कंसर्न, मतलब कोई भी इंडिविजुअल, एलएलपी, पार्टनरशिप, कोई भी जिस भी फॉर्म में आप बिजनेस चला रहे हो, जो भी बिजनेस सेल किया, जो भी प्रोडक्ट उसने सेल किया, क्या हुआ, उसका सेल्स हुआ, जो उसने बेचा। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब वो कैश में बेचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैश सेल। और कैश टेकिंग और टिल टेकिंग, कैश टेकिंग और टिल टेकिंग दो स्पेशल टर्म्स हैं, कैश टेकिंग और टिल टेकिंग, इसको भी कैश सेल को ही बोलते हैं, कैश टेकिंग या टिल टेकिंग। अब ग्रॉस टर्नओवर क्या होता है, टोटल सेल्स बिफोर डिडक्शन ऑफ रिटर्न एंड डिस्काउंट। अब सपोज दैट आपने 1 लाख का सेल किया, अब उसमें कुछ डिस्काउंट भी दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट, आपने कुछ रिटर्न्स
सेल किया, डिफेक्टिव हो गया एज पर नॉर्म, जैसे कि आपने परचेज रिटर्न किया था जिस टर्म्स पे आपके अकॉर्डिंग जो आपने ऑर्डर किया वही नहीं है, या जो भी आपने परचेज किया उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, तो आप क्या करते हो, रिटर्न करते हो। वैसे ही आपने किसी को सेल किया और उसमें उस प्रकार कोई डिफेक्ट हो गया, जो उन्होंने डिमांड किया वो एग्जैक्ट वही क्वांटिटी अपने सप्लाई, वही गुड्स आपने सप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा, वहां से रिटर्न आएंगे। तो वो क्या होगा, तो ग्रॉस सेल, टोटल सेल जो आपने किया उसमें से रिटर्न्स और डिस्काउंट जो आपने दिया उसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा नेट सेल। तो नेट सेल क्या होता है, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स प्लस ट्रेड डिस्काउंट, ये होता है हम लोग का नेट सेल। अब ग्रॉस सेल्स रिटर्न क्या होता है, तो वही गुड्स रिटर्न टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाय कस्टमर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न, या सेल्स रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। तो ये सिर्फ यही नहीं है, इसमें जैसे कि कैश सेल्स ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, टिल टेकिंग क्या है, कैश टेकिंग क्या है, तो इसको क्या है, कैश सेल्स को है, कल कैश सेल्स का ही नाम है ग्रॉस टर्नओवर टोटल सेल्स, उसमें से रिटर्न और ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट सेल हो जाएगा। सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, सेल्स रिटर्न। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बचे हुए अदर्स टॉपिक को भी कवर करेंगे, तब तक ले इसको देखिए समझिए, और जो हाँ दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके बेस पे हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या मैसेज में ही आपको रिप्लाई दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।